इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें भगदड़ जैसी स्थिति और कुछ लोग एक दूसरे पर हमलावर हैं। दरअसल वीडियो चितवाड़ा गांव थाना अंतर्गत रामपुर चिट का है। मिली जानकारी के मुताबिक किसी मामले की शिकायत पर नायब तहसीलदार जांच करने गए थे और जांच के दौरान ही कुछ लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान नायब तहसीलदार के सामने जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल नायब तहसीलदार गांव के पूर्व कोटेदार विजय बहादुर यादव के घर संबंधित जांच करने गए थे। इस मामले पे एसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी की माने तो एक ग्राहक सेवा केंद्र और कोटे की जांच को लेकर नायब तहसीलदार गांव में गए थे। उसके बाद दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें पीड़ित पक्ष की तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर कुल 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया गया मामले की आगे की कार्यवाही जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल है मारपीट का, क्या है मामला सर? थाना चितवाड़ा गांव में एक ग्राहक सेवा केंद्र और कोटे की जांच को लेकर के नायब तहसीलदार साहब गए थे। उसके बाद में दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर जो प्राप्त हुई है, उक्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो नामजद हैं उसमें 2 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। संबंधित मामले में अभियोग पंजीकृत करने के बाद में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। आगे की जो कार्रवाई होगी आप लोगों को बताया जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है सर? कुल 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसमें से 2 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। घायल क्यों है सर इसमें? थोड़ा बहुत चोटें आई हैं तो उनका मेडिकल और अन्य कार्रवाई चल रही है। मेरा नाम रमाकांत यादव, रामपुर चिट, ब्लॉक हनुमानगंज, थाना चितवाड़ा गाँव। क्या घटना हुई थी आपके घर? हम अपने दूध के काम से बलिया प्रतिदिन आते हैं, उसी तरह से दूध के कार्य के लिए बलिया आए थे। हम घर पे भी नहीं थे और हमारी पत्नी सुमन यादव भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चलाती है। प्रतिदिन की बात अपना ग्राहक सेवा केंद्र चला रही थी। उसी समय निवास से संबंधित विजय बहादुर यादव पुत्र राजेंद्र यादव, जो राजेवाड़ के रहने वाले हैं, निवास से संबंधित रामपुर चिट में जाँच आया था। उस पक्ष के विपक्षी लोग अपना बयान दे दिए और जब नायब तहसीलदार महोदय हमारे यहाँ बयान लेने के लिए आए, उसी समय सैकड़ों लोग एकाएक घर में घुस करके और हमारी पत्नी के साथ मारपीट किए हैं, जिसका सीसीटीवी कैमरे में फुटेज भी मेरे पास है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि महिलाओं के साथ मारपीट हुआ है तो उचित कार्रवाई हो, जिससे फिर आगे भविष्य में ऐसी घटना न हो। संकटा देवी चौराहे के 50 मीटर तक के क्षेत्र को नो बेंडिंग, नो पार्किंग व नो स्टॉपिंग जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही शहर की सभी मुख्य सड़कें होंगी सीसीटीवी कैमरों से लैस। पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद साहा खीरी में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में लखीमपुर खीरी शहर के संकटा देवी चौराहे के 50 मीटर के क्षेत्र को नो बेंडिंग, नो पार्किंग व नो स्टॉपिंग जोन घोषित किया गया है। शुक्रवार से ये व्यवस्था यहाँ लागू हो जाएगी। नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने व ठेला लगाने, गुमटी रखने पर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। वाहनों, ठेला, गुमटी के नो पार्किंग जोन में पहली बार खड़ा करने पर 500 रुपए का जुर्माना व दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर 1500 रुपए का जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस द्वारा सड़क के किनारे वाले दुकानदारों को सरकारी नाली पर अतिक्रमण करने पर निषेधित किया जाएगा, जिससे शहर को जाम की झाम से निजात मिल सके। आपके आते ही सब व्यवस्था सब बिल्कुल आपने सही की, किस तरीके से? देखिए, जनपद लखीमपुर खीरी में ट्रैफिक को लेकर लगातार सुधार के काम हो रहे हैं और आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से और जितने स्टेक होल्डर हैं उनके माध्यम से हम फीडबैक भी ले रहे हैं। और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए के ही क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि जो संकटा देवी का चौराहा और जिसे तिराहा कहते हैं, ये बहुत ही कंजेस्टेड पॉइंट था, कंजेस्टेड जंक्शन। इस पर कुछ हम लोगों ने डायवर्जन किया था। आज हम लोगों ने एक सर्वे करवाने जा रहे हैं, जिसमें इस जगह को नो स्टॉपिंग जोन और नो पार्किंग जोन बनाने जा रहे हैं। एक समस्या आती थी कि जो ई रिक्शा और अन्य वाहन होते हैं वो यहाँ खड़े होकर सवारियाँ ढोते हैं, जिसके कारण अन्य जो सड़कें हैं उसमें कंजेस्टेड की स्थिति होती है। इसको भी ध्यान में रखते हुए इसको नो स्टॉपिंग जोन, नो पार्किंग जोन बनाया जा रहा है, ताकि राहगीरों को, वाहन चालकों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात यह है कि ये चौराहा पुलिसिंग के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है
और पहले भी कुछ घटना हुई थी होगी जिसमें CCTV कैमरे की बहुत मदद हुई है, उसकी भी ऑडिट की गई है। और हमने यहाँ के थाना प्रभारी CO सावंत के नेतृत्व में जो टीम बनाया है, तो ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी सड़कें हैं वो CCTV कैमरे से लैस हो और उसकी जो कैमरे की पोजीशन हो वो साइंटिफिक हो। दूसरी बात ये कि संकटा देवी जो चौकी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण चौकी है और आप लोग के माध्यम से एक फीडबैक मिला था कि यहाँ एक महिला कंपोनेंट भी होना चाहिए महिला कर्मियों का। तो जल्द ही नवरात्र के शुभ अवसर पर हम महिला सहायता केंद्र के बूथ इसको बनाना चाह रहे हैं। 2 या 4 दिन में इसका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। सुल्तानपुर से लखनऊ जा रही स्कॉर्पियो का टायर फटा। टायर फटते ही कार असंतुलित होकर पलटी। हादसे में एक युवक की मौत, 3 लोग घायल। सुल्तानपुर पारा निवासी परिवार लखनऊ जा रहा था घूमने। हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा। ताज नगरी के महान सपूत एवं शहीद हेमू कलानी के जन्मोत्सव को जन शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। झूलेलाल जयंती और हेमू कलानी के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत 26 और 27 मार्च को सिंधी समाज द्वारा मेला आयोजित किया जा रहा है। आज सिंधी समाज ने सदर तहसील के पास हेमू कलानी चौक पर पहुंचकर महान सपूत हेमू कलानी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान सिंधी समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम चिमनलाल पेरवानी है। मैं सिंधी युवा मंच का संरक्षक और शाहगंज पंचायत का महामंत्री हूँ। आज 23 मार्च को हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं हेमू कलानी जी का जन्मदिवस मनाने के लिए। आज उनका जन्म शताब्दी समारोह है और इस उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम रखे गए हैं। इनकी याद में हमने जो है झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में और हेमू कलानी जयंती के उपलक्ष्य में एक मेला भी रखा है जो 26 और 27 मार्च को मीना बाजार फील्ड पर मनाया जाएगा। और मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि सभी लोग वहां उपस्थित हो और मेले का आनंद उठाएं। धन्यवाद। भारत के सनातनी लोग सभी को सुखी रखने के लिए खुद को मृत्यु के घाट नहीं पहुंचा सकते। हमारा मूल चरित्र है सर्वे भवन्तु सुखिना। हम किसी को भगाने की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचाने की बात हो रही है। जहां पर मुस्लिम बहुसंख्य हैं, वहां पर दुनिया देख रही है कि अल्पसंख्यकों की क्या हालत है। अगर देश के वर्तमान हालत ऐसे ही रहे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत में भी 15 व 20 साल बाद यही स्थिति होगी। ये कहना है प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का। आज वे ताज नगरी आगरा में सेल्फी पॉइंट पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए हिंदू राष्ट्र को लेकर बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। क्या कुछ बोले प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, आप भी सुने। में एक विमर्श चल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर, तमाम संत लोग सामने आ रहे हैं, बात रख रहे हैं, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? इसमें कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को दुख देना चाहते हैं या कष्ट देना चाहते हैं या यहाँ किसी को रहने नहीं देंगे। इसका मतलब ये कदापि नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हमारी सनातन परंपराओं का अगर निर्वाण हुआ और हम लोग अपने परिवारों को, आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित करने का विचार रखते हैं, जिसमें हम सभी आने वाली कुछ सालों की अगर कल्पना करें तो बहुत भयावह है। सच को आप भी जानते हैं, आप आसपास के देशों को देख सकते हैं, चाहे वो हमारा बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो और कोई भी कितनी भी कंट्रियां आप देख लीजिए, जहां पर बहुसंख्या हम लोग अल्पसंख्या में आए हैं, वहां हम लोगों की बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, वहां हमारे पूजा मंदिरों का क्या हो रहा है, वहां हमारी व्यवस्थाओं के साथ क्या हो रहा है। और यही हाल अगर हम लोग नहीं सुधरे, 15-20 साल में हम लोगों ने कोई स्टेप नहीं उठाया, तो आने वाले समय में यही हाल भारत में भी होगा। हिंदुस्तान का मूल चरित्र तो सेक्युलर है ना, संविधान सेक्युलर, ये सारी चीजें आखिर हो क्यों रही है? नहीं, हमको ये नहीं समझ में आता सेकुलर और सेकुलर। हम लोग किसी को भगाने की बात तो नहीं कर रहे। हम लोग, हमारा सनातन क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सबको सुखी रखने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन सबको सुखी रखने के लिए अपने आप को मृत्यु के घाट में नहीं पहुंचा सकते ना। अपने बच्चों की इज्जत का खिलवाड़ हम लोग नहीं देख सकते ना। आने वाली पीढ़ी पे जो विपत्तियां आएंगी, हम अगर 100 साल भी अपने देश की आजादी को बरकरार नहीं रख सके तो इससे हमारी मानवता कहा जाएगा क्या? महाराज जी, आपने बच्चों के लिए भी आपने कहा एक कानून बनना चाहिए। मैंने ये कहा है कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि सभी सनातनी बच्चे सिर्फ सनातनी परिवारों में ही विवाह करें। उसके पीछे लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। आप सभी जानते हैं कि जिन जिन बेटियों ने धर्म परिवर्तन किया, जिन्होंने विवाह किया अलग धर्म में,
उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ा, उन्हें जिंदा जलना पड़ा, उन्हें मारपीट सहनी करनी पड़ी, उन्हें तलाक सहन करना पड़ा। औरों की तो बात छोड़िए, अभी एक हीरोइन है, उसने दूसरे धर्म में विवाह किया और उसने धर्म परिवर्तन नहीं बदला किया, तो उस लोगों ने, उनके धर्मगुरुओं ने क्या कह दिया, ये शादी नाजायज है। फिर उसकी आने वाली पीढ़ी क्या होगी, जायज होगी क्या? वो भी नाजायज है। तो इसका मतलब है कि धर्म जो विवाह करना है वो विवाह धर्म परिवर्तन करने का जरिया है। तो हम तो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए हमारे बच्चों के लिए भारत सरकार कानून बनाए कि सनातनियों के विवाह सनातनियों में होगा। योगी सरकार ने बना रखा था धर्मांतरण विरोधी कानून, क्या कहना चाहिए, नाकाफी है क्या जी सर? क्या एक धर्मांतरण विरोधी कानून बना रखा है? धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, मैं कह रहा हूँ शादी के लिए कि सनातनी बच्चों का विवाह सनातनी परिवारों में ही हो, ऐसा सरकार कानून लाए। हाल ही में आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म का भी विरोध किया है। आगरा के प्रतापपुरा चौराहे से सेवला तक सड़क का चौड़ीकरण होना है। इसे 6 लेन परियोजना के अंतर्गत व्यापारियों की 72 दुकानें आ रही हैं। अगर व्यापारियों की यह दुकान है और टूट गई तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा और वह सड़क पर आ जाएंगे। अपनी दुकानों को बचाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भाजपा नेता गोविंद चाहर के नेतृत्व में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। गोविंद चहर ने डीएम को बताया कि अवंतीबाई चौराहे प्रतापपुरा से रोहता ग्वालियर रोड 6 लेन सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें सेवाला की लगभग 72 दुकानों पर डिवाइडर से 12.5 मीटर की दूरी पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने लाल निशान लगा दिया है और तोड़ने के लिए बोल गए हैं। यदि दुकानें टूटेंगी तो सभी दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे और इनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। इसी समस्या को लेकर व्यापारी गणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। से मुलाकात की गई और क्या रहा पूरा? ये ग्वालियर रोड है, प्रतापपुरा अवंतीबाई चौराहे से और रोहता तक 6 लेन होना है। तो इसमें जो सेवला की दुकानें हैं उन पर इन्होंने 12.5 मीटर का निशान लगा दिया। उस निशान में 72 से 75 दुकानें सारी टूटी जाएंगी और इन पर सभी पर रजिस्ट्री है, नगर निगम में असेसमेंट है। और जो पीडब्ल्यूडी का अधिकारी मौके पर मुआवजा करने के लिए आए तो उन्होंने बोल दिया कि आप ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रजिस्ट्री असेसमेंट है और कोई मुआवजे की कंडीशन नहीं है और 60-70 सालों से सब लोग व्यापार कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में दुकान टूट जाएगी, व्यापार इतना पूरा चौपट हो जाएगा, रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से मांग करी है कि इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाएँ। इन्होंने रजिस्ट्री कराई तो जगह तो है वहाँ पर, तो जहाँ जगह उनको जगह दिलवाई जाए और यह जगह आप उसमें ले रहे हैं टूटने की स्थिति में तो उनको मुआवजा दिया जाए, जैसे कल कहीं और अपना स्थान तय करके हमने दुकान बना के रोजी रोटी ये व्यवस्था बना सकते हैं। तो जिलाधिकारी जी ने आदेश कर दिए हैं जांच करवाने के लिए एसडीएम के लिए कि हम इनसे जांच पड़ताल करवा लेते हैं क्या है कैसे, और जो संभव मदद होगी उन्हें आश्वासन दिया कि मदद होगी हम लोग करवाएंगे। क्या लगता है कि राहत मिल पाएगी? उम्मीद है राहत मिलेगी। हम चाहते हैं रोड चौड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें रोड भी चौड़ा हो जाए लेकिन व्यापारी के लिए कोई दिक्कत ना आए, जो मदद का रास्ता निकल पाए, बीच का रास्ता वो निकल आए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से मोटर पार्ट्स की दुकान में अचानक आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयंकर थी कि अग्निशमन महकमा भी आग पर काबू पाने में बेबस नजर आया। बिजनौर नजीजाबाद से आई कई अग्निशमन दल की गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन गनीमत ये रही कि दुकान आग हादसे में किसी की जनहानि तो नहीं हुई, बल्कि दुकान में सारा रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया। बिजनौर के नजीजाबाद में डबल फाटक के नजदीक मोटर पार्ट्स की भारी भरकम दुकान में अचानक रात वक्त शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग ने देखते ही देखते इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि अग्निशमन दल की कई गाड़ियां बमुश्किल आग पर काबू पा सकी। दुकानदार का मोटर पार्ट्स का सभी सामान जलकर राख हो गया। वहीं आपको बता दें कि दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान होने की अंदेशा लगाया जा रहा है। दुकान में आग लगी है, क्या है पूरा मामला? ये कान्हा होटल के पास स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लगी। इस सूचना पर तुरंत फायर स्टेशन नजीबाबाद की घटनास्थल पर गाड़ी पहुंची और आग को काबू पाने का प्रयास किया गया। आग की विकरालता को देखते हुए फायर स्टेशन नजीबाबाद और बिजनौर से गाड़ियां तुरंत मौके पर बुलाई गई और आग पर काबू पाया जा रहा है। ठीक है। होटल बगल में स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, वहाँ पे आग लगी थी। इसमें नजीबाबाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी। इसके बाद में जब ये थोड़ा आग बढ़ गई थी तो नगीना और बिजनौर से भी गाड़ी मंगाई गई है और फिलहाल जो इसका हम लोग का यहाँ पे मेन है कि यहाँ पे जो आग पे काबू पाया जाए और उसके बाद में इसके कारणों की जाँच की जाएगी, कैसी लगी थी, क्या क्या नुकसान हुआ। फिलहाल जो आग बुझाने का हम लोग को था तो हम लोग आग को काबू कर लिया।
जनपद मैनपुरी थाना कुरावली क्षेत्र के गांव चंद्रपुर में बच्चों के विवाद को लेकर छोटे भाई को बड़े भाई व उनके साथियों के साथ मिलकर छोटे भाई को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से उसे हालत गंभीर होने के चलते आगरा रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस आरोपी व उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार नहीं कर रही, जो खुलेआम घूमकर अपने छोटे भाई की बहू को मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। पहले एक थाना कुरावली के चंद्रपुर गांव लगता है, दो भाइयों में विवाद हुआ था और इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई? ये 4 तारीख का मामला है, जो 2 सगे भाई हैं उनमें आपस में मारपीट हो गई थी, जिसमें 7 तारीख को जो मजरूफ था उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी डेथ हो गई थी। तो उसमें उस समय 308 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और चूँकि उसका पीएम आगरा में हुआ है, तो अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण उसको तरमीम नहीं किया गया है और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगा करके शीघ्र ही उसको तरमीम करके उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। ठीक है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? थाना कौन सा आपका? यहाँ कप्तान साहब के यहाँ शिकायत करने आई, क्या पूरा मामला है? मामला ये है, मतलब सर हम ये बोल रहे हैं मेरे बच्चों के पीछे मतलब विवाद हुआ घर में, उसके बाद ऐसी मतलब लड़ाई देंगे कि मतलब दूर सुलझ गई। यहाँ पे मतलब गांव के बाहर जब निकले जाके भी यहाँ से चले गए गुस्से में, पकड़ ले बम्बा पे बैठे थे। फिर तो बम्बा पे बैठे थे, मतलब यहाँ से वो आ रहा था, यहाँ से वो भी चला गया। किसने मारा है आपके? मेरे जेठ ने, सगे जेठ ने? हाँ, सगे जेठ ने मारा, दाल चंदूर करने गया। हाँ, फिर उसने मारा मतलब अपने अन्य साथियों के साथ। कितने साथी थे? 2-3 साथी बता रहे हमारे हस्बैंड, मतलब उन्हें नाम नहीं बताया, वो बांधे हुए थे। अच्छा, तो मरणासन स्थिति में छोड़ दिया था? हाँ बिल्कुल, मतलब बेहोशी में छोड़ दिया था। बेहोश थे, उनके मुंह से खून आ रहा था, उनकी आंखें फट चुकी थी। कहाँ मौत हुई उनकी? उनकी मौत हुई आगरे में, मतलब पहले कुराली से मतलब इलाज चला, इलाज फिर मैनपुरी के लिए भेज दिया, वहाँ पे इलाज चला। फिर उसके बाद मतलब आगरा के लिए भेज दिया, आगरा इलाज चला। उसके दौरान मतलब 7 तारीख उनकी मौत हो गई। नहीं गए तो थे अभी वो, मतलब कहीं चले गए थे। अभी तो प्रार्थना पत्र नहीं दिया? कागज। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तीसरा मतलब होने के लिए यही मेहनत चल रहा है मेरा। कोई कमाने धमाने वाला नहीं है, हम इंसाफ चाह रहे हैं। इंसाफ जैसा मेरे आदमी गया ना, वैसे उसको ही मतलब सजा होनी चाहिए। बाराबंकी में डबल डेकर बस में लगी भीषण आग। बस का टायर फटने से हुआ बड़ा हादसा। गुड़गांव से बिहार की ओर जा रही थी बस। आग लगने से सड़क पर मची अफरा तफरी। बस में 50 लोग थे सवार। समय रहते सभी को सुरक्षित निकाला गया। दमकल के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। थाना संद्रा क्षेत्र के भिटरिया हैदरगढ़ मार्ग पर हुआ भीषण हादसा। आगरा 112 पुलिस का शर्मनाक चेहरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पीड़ित द्वारा वायरल कर न्याय की गुहार लगाई गई है। वायरल वीडियो में गौरव अग्रवाल का आरोप है कि आगरा के देवरी रोड के लखन वाटिका के पास पीड़ित गौरव अग्रवाल की दुकान है। गौरव का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा है। दुकान पर उसकी पत्नी ने डायल 112 पुलिस को बुलाया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और बाइक पर अपने साथ बैठा कर ले गए। रास्ते में पुलिस कर्मियों ने उससे 10,000 रुपए लेकर उसको छोड़ दिया। मेरी कल अपनी वाइफ से राखी अग्रवाल से विवादित हो गया था, तो उसने शाम करीब 8 बजे मेरे को बस से बाहर निकाल दिया और आज करीब 2:30 से 3 बजे के करीब 112 नंबर पर कॉल करके कोबरा वालों को बुलाया गया। कोबरा वाले आए थे, तो उस टाइम पर मैं दुकान पर सो रहा था। कोबरा वालों ने आते ही मेरे पे मारपीट चालू कर दी। जानवरों की तरह इतना मारा कि उस लिमिट से ज़्यादा मारा। उसके बाद मारने के बाद मेरे को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गए कैमरी पे और रास्ते में मेरे से दवा धमका के 10,000 रुपये भी ले लिए उन्होंने। उसके बाद मेरे को छोड़ा गया और ये वीडियो के साथ मेरे दुकान पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं। मैं उसके साथ अपने CCTV कैमरे की
वीडियो भी इसके साथ लगा रहा हूँ। मेरे साथ इंसाफ हुआ है। फिलहाल सिटी न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जिलाधिकारी अवनीश सिंह द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुल्ले संयुक्त जिला चिकित्सालय अकबरपुर अंबेडकर नगर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में जिलाधिकारी द्वारा ट्रामा सेंटर, वन स्टॉप सेंटर तथा निर्माणाधीन 42 बेड कोविड वार्ड का जायजा लिया गया। ट्रामा सेंटर के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि आसपास की साफ सफाई कराते हुए जमीन पर मिट्टी डलवाकर समतल कराया जाना सुनिश्चित कराएं। निर्माणाधीन कोविड वार्ड के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि भवन में जो छोटी छोटी कमियां शेष हैं उसे तत्काल गुणवत्तापूर्ण ठीक कराते हुए उद्घाटन कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए। वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि इसे जल्द से जल्द जिला प्रोविजन अधिकारी के हैंडओवर कराया जाए। इसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा अस्पताल में बनी नालियों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने उप जिलाधिकारी अकबरपुर को निर्देशित किया है कि अस्पताल के पानी को निकलवाने की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा, उप जिलाधिकारी अकबरपुर पवन कुमार जायसवाल, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश, जिला प्रोविजन अधिकारी राकेश कुमार तथा कार्यदायी संस्था मौके पर उपस्थित रही। और इसको थर्ड पार्टी के रूप में इंजीनियरिंग कॉलेज की जो टीम है, वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट की टास्क फोर्स है उसके द्वारा यहाँ का निरीक्षण कर लिया गया है। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में जो हैंड ओवर और टेक ओवर का जो प्रोसेस कंप्लीट होना है और साथ में ये देखने के लिए कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ अभी कोई छूट तो नहीं होगी। कुछ छोटी छोटी जो कमियाँ हैं वो यहाँ पर टैक्सपेड के इंजीनियर्स मौजूद हैं, उनको बता दिया गया है। और सामने कुछ जगह खाली पड़ी हुई है जहाँ पर लो लाइन एरिया है, पानी लगता है वहाँ पे इसके चारों तरफ, तो वो भी इनको बता दिया कि इसको ठीक कर दें। और इन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर हम इसको ठीक कर लेंगे। तो जब 1 हफ्ता ये पूरा करके जब ओके रिपोर्ट देंगे तो एक बार मैं पुनः आके इसको देखूँगा और उसके बाद हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इसका जो लोकार्पण है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से कराया जा सके।
संदिग्ध परिस्थितियों में साइकिल मैकेनिक का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। परिजनों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल पूरा मामला थाना क्षेत्र फतेहगढ़ कोतवाली के नेकपुर का है। यहाँ का रहने वाला संजीव बाथम साइकिल मैकेनिक का काम करता था। आज सुबह ही वह घर वापस लौटा, जिसके बाद वह छत पर चला गया। परिवारिक जनों ने जब संजीव का शव फांसी के फंदे पर लटका देखा तो परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया कि मृतक के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। साइकिल मैकेनिक शराब पीने का आदी था। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? थाना कौन सा लगता है? क्या घटना हुई है? क्या नाम था पापा का? अच्छा, आप लोग कितने भाई बहन हैं? क्या करते थे वो पापा आपके? घर पे नहीं आते थे क्या? रहते कहाँ पे थे फिर? दुकान पे रहते थे। कहाँ पे दुकान थी इनकी? अच्छा, तो आपको कैसे पर जानकारी हुई थी? सुबह जैसे कोई गया था, ऊपर बहन या भाई कोई गया था, अच्छा, तभी सूचना मिली थी आपको। सिटी न्यूज के लिए फतेहगढ़ से अंकित माथुर की रिपोर्ट। आगरा सेंट्रल जेल में बंदियों के आधार कार्ड बनाए गए हैं। आगरा की सेंट्रल जेल में 600 सजायाफ्ती बंदी ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड आज तक नहीं बन पाया। इसको लेकर सेंट्रल जेल के अधीक्षक आर.के. मिश्रा और डिप्टी जेलर आलोक सिंह ने पहल करते हुए जेल के अंदर ही कैंप लगवाकर जिससे आधार कार्ड से वंचित बंदियों के आधार कार्ड बन सके। आगरा सेंट्रल जेल के वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में आज कैंप लगाकर सभी बंदियों के आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। सभी बंदियों के आधार कार्ड बनने तक ये कैंप लगातार जारी रहेगा। सर, जेल में आधार कार्ड बन रहे हैं बंदियों के, इसके पीछे पर्पस क्या और कितने टोटल बंदी हैं जिनके बनेंगे? देखिए, पूरे भारतीयों का एक पहचान पत्र बनने की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की बात कही, भाई एक पहचान पत्र, एक भारतीय एक पहचान पत्र। तो उसका सबसे अच्छा जो आधार है, आधार कार्ड ही है। हमारे यहाँ हमने बीच में पता लगवाया था, क्योंकि अब बैंकिंग में या कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं, अगर आपका पहचान आधार है तो आपको कोई परेशानी नहीं है। अपने यहाँ बैंकिंग सारी बंदियों की हमने खुलवाई है, तो उसमें आधार को लेकर परेशानी हो रही थी जिन बंदियों में नहीं है। तो करीब 600 बंदी ऐसे हैं इस समय हमारे पास जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। उन्हीं के लिए ये कैंप लगवाया गया है और जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये कैंप यहाँ पर चलेगा। मैनपुरी में दिन दहाड़े दिखा बदमाशों का आतंक। बीच चौराहे पर बदमाशों ने युवक के साथ की मारपीट व फायरिंग। बिना नंबर की बुलेरो में सवार थे आधा दर्जन बदमाश। भीड़ ने बुलेरो कार में की जमकर तोड़फोड़। भाग रहे 2 बदमाशों को किया पुलिस के हवाले। चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात। थाना एलाऊ क्षेत्र के एलाऊ चौराहे की घटना। पीलीभीत में एसओजी व सर्विलांस टीम ने खोए हुए 56 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे हैं, जिसके बाद उनके चेहरे खिल उठे। दरअसल पीलीभीत में पिछले 1 साल में सैकड़ों की संख्या में मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिनके मोबाइल अभी तक नहीं मिल पाए थे। अब पीलीभीत व सर्विलांस सेल व एसओजी टीम ने विभिन्न कंपनियों के 56 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई गई है। पीलीभीत की पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी अतुल कुमार शर्मा ने लोगों के मोबाइल उनके सुपुर्द किए हैं, जिसके बाद लोग काफी खुश नजर आए और पीलीभीत पुलिस को धन्यवाद दिया। आज उन्होंने यहाँ पर जो भी हमें प्रार्थना पत्र मिलते हैं या सूचना मिलती है कि किसी का मोबाइल खो गया है या फिर चोरी हो गया, तो उसको हम लोग सर्विलांस वाला ट्रैक करते हैं। और इसी क्रम में आज हम लोगों ने 56 मोबाइल जो बरामद किए हुए थे उनके